नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। खास चर्चा करेंगे आज जो भारत में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 55 मिनट में एक छात्र सुसाइड कर रहा है, एक छात्र की मौत हो रही है और अपनी जान दे देता है। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 30,000 से ज्यादा छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। अकेले 2016 में लगभग 9,500 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां छात्रों की आत्महत्या के मामले में देश के सबसे समृद्ध प्रांतों में शामिल है। साल 2016 के दौरान वहां 1350 छात्रों ने आत्महत्या की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल 1147 और तमिलनाडु 981 छात्रों ने आत्महत्या की। खासकर बंगाल में तो बीते एक साल के दौरान ऐसे मामले तेजी से बढ़कर दोगुने हो गए। वर्ष 2015 में इस सूची में बंगाल चौथे स्थान पर था। वहीं अब तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में मुंबई समेत कई अन्य शहरों में छात्रों की ओर से सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आत्महत्या के सजीव वीडियो के प्रसारण मामले सामने आए। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में ये समस्या धीरे धीरे गंभीर होती नजर आ रही है। इससे पहले साल 2016 में एक ऑनलाइन काउंसलिंग सेवा योर दोस्त ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि करियर की पसंद, जबरन थोपने, फेल होने का डर और मानसिक अवसाद से जुड़ा सामाजिक कलंक अक्सर छात्रों को आत्मघाती बनाने के लिए उकसाता है। वहीं आज ओंकार न्यूज पड़ताल करेगा कि आखिर छात्र आत्मघाती क्यों हो रहे हैं। तो गैजेट्स के जरिए ओंकार न्यूज के कई सवाल हैं जो कि पूछ रहे हैं, देश में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में क्यों हो रही है बढ़ोतरी, छात्रों को क्या पढ़ाई से है परेशानी। तो ओंकार न्यूज लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं ले रहे संज्ञान। जिस तरीके से छात्रों की मौत हो रही है, क्या नौकरी न मिलने के डर से छात्र दे रही हैं जान। तो लगातार ओंकार न्यूज की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज प्रशासन को देना होगा जवाब। इस मामले में छात्रों की आत्मघाती होने पर क्यों चुप है शासन। और लगातार ओंकार न्यूज सवाल खड़े कर रहा है इस मामले को लेकर। तो इसका हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर रागिनी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर जो है, और डॉक्टर ममता माई, मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। ममता जी, पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये लगातार छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने नजर आ रहे हैं और लगातार जो है मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या उनका मानसिक संतुलन उस समय रहता है कि इस तरह का वो कदम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपका यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए और इसमें ज्वलन विषय पे बात करने के लिए। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि किशोरावस्था जो होता है वो तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। हम लोग अभी जो छोटे बच्चे जैसे भी किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और हमने उनके ऊपर इतने सारे दबाव डाल दिए हैं, पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा हम लोगों ने, माता पिता ने और समाज ने एक एक्सपेक्टेशन उनके लिए रख ली है कि हमें आपसे ये चाहिए। चाहे अगर उनको कोई कोर्स पसंद नहीं भी है, फिर भी अगर हमें ये लालसा है कि हम उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो हम अपना डिसीजन उन पे थोपते हैं, उनकी मर्जी जाने हुए या उनमें ये क्षमता है कि नहीं ये भी ना जाने। हम उन पे जितनी उनकी काबिलियत है उससे ज्यादा दबाव देते हैं। तो ये सब कारणों से बच्चे परेशान हो जाते हैं। और साथ में अगर स्कूल वो जाते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रेशर, जो स्टूडेंट्स होते हैं आसपास के, उनके साथ हम कंपेयर करते हैं कि आप वो अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। स्कूल में पहले क्या होता था कि जब से पीछे वाले जो बेंचर्स होते हैं उनको उतना ज्यादा टेंशन नहीं देना, उनको लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने उनको बताना कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या रिजल्ट को सार्वजनिक करना, पेरेंट्स टीचर्स को बुला करके मीटिंग में उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड सवाल करना, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। और साथ में सोशल मीडिया का प्रेशर, जिसके कारण बच्चे ना अपना बचपन जी पा रहे हैं और ना अपने आप को युवावस्था में
अपनी काबिलियत के अनुसार तैयार कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जो हमारा कल्चर और जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, जिसमें हम लोग बच्चों को तैयार करते थे कि आगे आपको समाज में कैसे रहना, आपने क्या क्षमता है, उस हिसाब से अपने आप को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में हम लोगों ने इतना दबाव दिया है कि 95% बच्चों के नहीं आ रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं, आम सॉरी बोल करके, कोई छत से कूद जा रहा है। ये जब हमारी युवावस्था में हम इतने प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके जैसे जो न्यूज चैनल्स हैं, लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, उनको आगे आकर के इससे जरूर बात करनी होगी। और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। जी रागिनी जी, जिस तरीके से ममता जी कह रही है कि बच्चों के ऊपर दबाव होता है इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, और तमाम तरीके के प्रेशर अब बच्चों के ऊपर दे दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब माहौल में कुछ परिवर्तन हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों लगातार जो है आत्महत्या की घटनाएं छात्रों की बढ़ती हैं? पहले तो बहुत बहुत आभार आपके आमंत्रण के लिए, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर ममता जी ने सटीक और एक जो सच में समाधान होना चाहिए वो उन्होंने साथ गर्भित उसका उत्तर दिया है। और उसी के संदर्भ में मैं भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जीवेन शरदः शतम् उपनिषद कहता है कि 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए और कर्म में निर्लिप्त होते हुए नहीं। तो कर्म करें, लेकिन वो निष्कर्ष या परिणाम का बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के जब हम काम करने लगते हैं, तो आज का जो परिवेश है लोगों ने रोबोटिक बना दिया है। एक तो रागिनी जी, क्या आपको लगता है क्या बदलाव होना चाहिए अब इसमें? जी बिल्कुल, उसके पीछे जो शिक्षा पद्धति आजकल की है, तो हमें ये लगता है कि नैतिक शिक्षा जो पहले हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी प्रारंभ से, जिससे मस्तिष्क का जो एक तरह से कहते हैं यौगिक क्रिया होती थी, हमारा मस्तिष्क जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता था, स्वस्थ होता था, उसकी सबसे पहले आवश्यकता है। रोबोटिक न बनाए बचपन से ही बच्चों को। आज के बच्चे जब भी प्रारंभ से टीवी देख करके, कार्टून देख करके बड़े हो रहे हैं, और माता पिता से कहीं ना कहीं वो माता पिता से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। वो पूछ नहीं पा रहे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, जो गैप हो गया है, और उनसे शेयर नहीं कर पा रहे बच्चे, और अपने में ही अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। इगोइस्टिक डिप्रेस जिसको कहते हैं कि वो हमेशा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यकता यही है पहले तो कि हम बातचीत करके बच्चों से प्रारंभ से माता पिता उनसे बात करें, और एक नैतिक शिक्षा का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग और अन्य टेक्निकल वाले इंस्टीट्यूट है, उनमें साहित्य को सम्मिलित किया जाए, ऐसे कुछ पाठ या चैप्टर उसमें रखे जाए जिससे मनोमंथन हो सके बच्चों का, रोबोटिक सिस्टम ना हो। तो मेरा तो यही मानना है कि नैतिक शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं जो हमसे दूर हुई है, अवमूल्यन हुआ है, तो उससे भी ये सामने परिणाम आ रहा है। जी बिल्कुल। ममता जी, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है 2014 से अब तक की अगर बात करें तो 30,000 से ज़्यादा छात्रों की जान चली गई है, और साथ ही 55 मिनट में एक छात्र अपनी जान दे रहा है। तो जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, क्या और अब में अगर देखा जाए तो क्या आपको बदलाव नज़र आता है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता हुआ दिख रहा है, लोगों की मेंटेलिटी भी बदल रही है। देखिए, कुछ कुछ प्रयास तो सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सामाजिक लेवल पे भी प्रयास करने की जरूरत है। अब धीरे धीरे कुछ पेरेंट्स समझदार हो रहे हैं। जैसे अभी पेरेंट्स जैसे बाहर होता है, लंदन में है या बाहर है, ऐसे बच्चों को जो जिस चीज में इंटरेस्ट है हम आपको उसकी शिक्षा दिलाते हैं, हम उनको उसके लिए तैयार करते हैं। अननेसेसरली उनका ये प्रेशर नहीं डालते कि आपको यही करना है, चाहे आप में वो क्षमता है कि नहीं। तो अब धीरे धीरे पेरेंट्स में भी ये समझदारी आ रही है, और साथ में जो सरकार की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं। 2018 में एक सेंटर खुला, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनी, जिसमें लोग जो है सो आप बात कर सकते हो, दिक्कत हो रही है तो। अभी IIT का मैं परसों पढ़ रही थी कि एक आया है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सेंटर फॉर वेलबींग के लिए तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है कि आधे घंटे के लिए वो लाइट ऑफ कर देते हैं, लैपटॉप पर वो सारा मीडिया बंद कर देते हैं कि आप बाहर निकलिए, बाहर जा करके अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, आधे घंटे चाय कॉफी पीजिए। ये जो न्यूक्लियर फैमिली और ये जो क्लोज एनवायरनमेंट जो आ रहा है,
कि बच्चे घर में लैपटॉप और सोशल मीडिया के साथ उस फ्रेंड्स नहीं बना रहे हैं और हर जगह जो कंपटीशन की भावना है, तो उसमें अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, वो भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सपोर्ट करेगा। सीबीएसई की भी जो भी गाइडलाइंस आ रही है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें भी वो उस तरह से उजागर नहीं कर रहे हैं चीजों को। इन सब का फर्क पड़ेगा, सब लोग जागरूक हो रहे हैं और इससे सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जैसे आपने कहा, जैसे 1 घंटे का कोई सेशन चले हर न्यूज चैनल जी ममता जी, या बिल्कुल आप सही कह रही है कि कहीं ना कहीं एक्टिविटी में होना चाहिए बदलाव और बच्चों को सिखाना चाहिए, ज़्यादा उनको टेंशन फ्री रखना चाहिए। रागिनी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक्टिविटी की बात ममता जी कर रही हैं कि लाइट्स ऑफ कर देते हैं, सिखाया जाता है, उसी तरीके की जो एक्टिविटी है वो स्कूलों में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सहयोग आधारित होनी चाहिए और ऐसा कोई एक सेशन हो या योग हो या ध्यान से रिलेटेड हो जिससे बच्चे थोड़ा सा आकर के रिलैक्स फील करें, या जैसे हम शारीरिक यौगिक क्रियाएं करते हैं वैसे मानसिक यौगिक क्रियाएं बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और तन स्वस्थ होना बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब तक मन स्वस्थ नहीं होता तो अक्सर इसके परिणाम, दुष्परिणाम हम सभी लोगों के सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता भी है कि बचपन से ही ये स्कूलों में एक स्पेशल सेशन होना चाहिए और एक योग का बल्कि टीचर हो, अध्यापक हो, छोटे बच्चों को भी ये पहले से सिखाया जाए और ध्यान से जोड़ा जाए। कुछ मोरल जो पहले कहानियां सुनाई जाती थी, जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी पाठ्यक्रम में था, अब तो निकाल दिया गया है, तो वो जोड़ा जाए और अपने महापुरुषों के जीवन से कहीं प्रेरणा लेने के लिए उत्साहित किया जाए। तो निश्चित है, और जो दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनकर के पहले बच्चे बड़े हो जाते थे और आजकल ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये कारण है। तो हमें लगता है कि इससे फिर से पुनः जोड़ने की आवश्यकता, कुछ पारंपरिक चीजों को भी इसमें इंक्लूड करके फिर इस व्यवस्था को पुनः एक अच्छे वे में लिया जाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बदलाव की बात कर रही हैं, बदलाव तो हो रहा है, समय के साथ साथ लोगों की मेंटालिटी में बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई में भी बदलाव हो रहा है। ममता जी, क्या आपको लगता है कि छात्रों को पढ़ाई से कुछ परेशानी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल देखे जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाते हैं, पढ़ाई को छोड़कर लोग एक्टिविटीज़ में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। क्या पढ़ाई से परेशानी है छात्रों को? हमारी पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है, जो आजकल स्कूल में आप रट लीजिए और एग्जाम पास कर लीजिए, उससे थोड़ा सा इतर होने की जरूरत है। आप उनको पब्लिक स्पीकिंग, बोलना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना, जैसे हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर में जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, कंपटीशन की भावना है, वो ग्रेडिंग सिस्टम कर करके वो जागरूक नहीं, उस तरह से जागरूक नहीं करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी जापान का। जैसे म्यूजिकल चेयर गेम सब लोग खेलते हैं कि म्यूजिकल चेयर गेम में जिसके पास लास्ट कुर्सी बची वो जीता। जापान में ऐसा है कि एक म्यूजिकल गेम बच्चों का मैं पढ़ रही थी, उसमें है कि आपको जो सब मिल करके, मतलब जितने लोग जो है लास्ट चेयर पे भी सब लोग बैठने चाहिए, तब वो जीतते हैं। मतलब एक जो है ना सहयोग की भावना, हम कोई हार रहा है तो उसको, बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको बुली कर रहे हैं, हम उसको समझाएं, हम उनको तैयार करें कि नहीं हम लोग सब साथ हैं और आपकी एक कैपेबिलिटी है, उसको हम लोगों के सामने लेके आए। ये सब जरूरत है। थोड़ा सा पारंपरिक जो प्रणाली है उससे अलग होने की जरूरत है। और स्कूल में जैसे अभी इन्होंने भी कहा, मैं मानती हूँ नैतिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। आपको मेडिटेशन 10 मिनट का ही सही अपना मेंटल हेल्थ जो कहते हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम शारीरिक स्वस्थता की तो बात करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उसको, बच्चों को हम तैयार करें। अभी कोमल बच्चा है, उस पर हम इतना ज्यादा प्रेशर डाल करके उसको हम बड़ों की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। हमको उसके साथ शेयरिंग में आना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगी, उनको ओपन करना पड़ेगा। अगर बच्चे को रात में नींद नहीं आ रही है, उसके खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर बच्चा थोड़ा इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हमको खुल करके उसके साथ बैठना पड़ेगा। हम जो हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पे निकल जाते हैं, घर पे एक आया और मेड के सहारे बच्चा रहता है, वो सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग और कई चीजों का शिकार होता है अननेसेसरली। जो उसको ज्ञान चाहिए किशोरावस्था में,
हर तरह का वो मीडिया से प्राप्त करता है, और वो भी एग्जैक्ट उस रूप में नहीं है हेल्दी तरह से, वो मिलना तो कहीं चाहिए। ना कहीं आपको ये भी लगता है कि माता पिता को अपने बच्चे के साथ और ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए ताकि वो अपनी तरफ से और अपने तरीके से उसे एजुकेशन दे सके? बिल्कुल। जी। पारंपरिक जिस तरीके से आपने बात की है कि उससे थोड़ा इतर होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पारंपरिक हम देखें अगर तो पहले जो पढ़ाई होती थी स्कूलों में, कॉलेजों में, वो काफ़ी अलग होती थी। पढ़ाई के रास्ते पे बच्चे उस समय अगर देखा जाए तो आत्महत्याएं भी बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई की तकनीक नई नई आती जा रही है, आत्महत्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, ना कि कम हो रही है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि उससे इतर होने की ज़रूरत है या फिर उस प्रणाली को फिर से अपनाने की ज़रूरत है? नहीं, पारंपरिक में मैं वो जो जो हमारी सनातन संस्कृति की है, मैं उसकी नहीं बात कर रही हूँ। जो आजकल चल रहा है कि हम स्कूल में बच्चों को एक 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दे दिया, और उसके बाद सबको बुला करके हम क्या कर रहे हैं कि आधुनिक और पारंपरिक दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर हम घर में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और स्कूल में जा करके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बात होती है, आपको ग्रुप में बच्चे बैठा देते हैं, उसके बाद कई बार मैंने देखा है कि आपके बच्चे को इस लेखा का माया मदर उसके सामने डांट रही है, आप उसको जो है बच्चे को भी उसके आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाइए। उसकी जो क्षमता है, उसमें जो अंदर से अपने आप को कैपेबिलिटी निकाल सकता है, हमें मानव संसाधन को विकास करने की आवश्यकता है। हम उसको अननेसेसरली ट्यूनिंग कर करके इस एज को नहीं छोड़ सकते। रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट हो रहा है कि हम उसको मेडिकल इंजीनियरिंग में भेज रहे हैं, और जा करके बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो जा कहीं पे सुसाइड कर रहा है और चिट्ठी लिख रहा है। अभी तो एक मैंने चिट्ठी देखी कि पापा मुझे, मतलब मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ये जो आक्रोश बच्चों में आ रहा है, क्यों आ रहा है? जी। तो इससे घर की तरफ से, जैसे आपका, तो मैं रियली बहुत ही थैंकफुल, इस तरह की बातें आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। इसमें बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, और पेरेंट्स एक मिनट के लिए सोचने के लिए भी इसमें सोच पाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी। रागिनी जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से धीरे धीरे कल्चर में बदलाव हो रहा है, परिवार में बदलाव हो रहा है, कहा पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, धीरे धीरे लोग अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं, माता पिता नौकरी पर निकल जाते, बच्चा अकेला रह जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या इसमें किया जा सकता है कि बच्चों को अकेला ना ही महसूस हो और वो अपनी बातें माता पिता से शेयर कर सके? बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर ममता जी मैम ने कहा कि जब भी बच्चा अकेला होता है, माता पिता या कोई आसपास उससे शेयर करने के लिए नहीं होते अपने मन की बात, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों को जानना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही कभी कभी ऐसी चीज़ों से जुड़ जाता है और उनका शिकार हो जाता है कि वो अभिव्यक्त भी नहीं कर पाता अपनी समस्या को, और अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, और वो बड़ी बीमारी के रूप में कहीं ना कहीं वो बच्चों पर असर पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करवाएं, उन्हें भी लगे कि वो बहुत सुरक्षित है, अपने माँ बाप से जुड़े हैं, और हर छोटी से छोटी बात पे डिस्कस करें। जैसे मैं एक उदाहरण मैं भी देना चाहूंगी, क्योंकि इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो राम, जो भगवान राम है, उनकी माता जो कौशल्या जी हैं, वो उतनी बड़ी साम्राज्ञी की रानी थी, लेकिन राम को बचपन में गोद में लेकर के अपने हाथ से भोजन कराती हैं, जबकि नौकरानियां बहुत हैं उनके, 8-5 नौकर चाकर हैं, लेकिन भोजन बनाती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं, अपने हाथ से नहलाती हैं। यशोदा जी का भी वही क्रम है, और जब भी वो विद्या अध्ययन करके लौटते हैं तो गोद में पकड़ करके सारी चीजों को पूछती है कैसे क्या हुआ, तो वो आत्मीयता समझ में आती है। जो आंचल का छाव और जो महसूस होता है बच्चों को, वो आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनती जा रही है। आजकल के बच्चे जो है वो टैब खोल दिया, बच्चे अपने से नहा रहे हैं, और पहले माँ जो अपने हाथों से भोजन कराती थी, तो एक बच्चों से लगाव माँ का और बच्चे का कनेक्शन होता था। आजकल चम्मच पकड़ा दिया, मुंह में डाल दिया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा जरूरी है कि हम अपनी पारंपरिक चीजों से जुड़े, और बिल्कुल माँ तो प्यार करती है बच्चों को, लेकिन जो पहले की परंपरा थी, तो पहले देखा जाता है कि कम लोग आत्महत्या करते, बहुत कम सुनने में आता था, शायद ना के बराबर था। और आजकल ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम भौतिकवादी चीजों को ही लक्ष्य बना लिए हैं, और बच्चों के मन में भी वही ठूस रहे हैं कि नंबर आना ही ये तुम्हारे पढ़ने का लक्ष्य है।
तो जी नंबर आना लक्ष्य ना बता करके उन्हें एक अच्छे मानव बनाने की प्रेरणा दी जाए कि एक आप अच्छे इंसान बनो। जी नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चे का, जिसमें रुचि हो, आप उसके स्वभाव को अच्छे से समझ करके जिस तरफ उसका मन हो उस तरफ डालने का प्रयास करें। जी तभी शायद कुछ चीजें परिवर्तन हो सकती है। पुरानी चीजों को एकदम से ला तो नहीं सकते, जी और जरूरी भी नहीं है क्योंकि अब समाज आगे बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन दोनों के समायोजन से आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों के संयोग से चीजों को मध्यम मार्ग से इसको कहीं ना कहीं समाधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन अभी चर्चा का समय समाप्त होने वाला है। एक आखिरी सवाल ममता जी से लेना चाहूँगी। ममता जी, जिस तरीके से जब ये घटना होती है, बच्चा जो महसूस करता है नौकरी पाने में परेशानी होती है और भी कई तरीके की परेशानियाँ बच्चे को होती हैं। क्या इसके पहले बच्चे के कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आते? क्योंकि मानसिक तौर से बच्चा पीड़ित रहता है, इसके कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आते? परिवार को, स्कूल या कॉलेज या उसके फ्रेंड्स, दोस्त, किसी को क्या कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते ताकि बच्चे से बातचीत की जा सके इसको लेकर कि क्यों परेशान है? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अगर बच्चा हॉस्टल में है, अगर घर पे है तो घर पे पेरेंट्स, अगर बच्चा कम खा रहा है या नींद उसको नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब है या चुप चुप रह रहा है, चीजों को शेयर नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स को उस समय सोचना पड़ेगा, डिस्कस करनी चाहिए कि आप क्यों, थोड़ा सा आप बाहर लेके चले जाइए। जी वो किसी में खुशी ढूंढता है तो आप उससे उसकी बात करिए। तो जैसे ममता जी, मैंने, शुरुआती हाँ, लक्षण, शुरुआती क्या लक्षण ऐसे नजर आते हैं ताकि समझा जा सके कि बच्चा मानसिक बहुत तौर हर से चीज प्रताड़ित से है बच्चा? इरिटेटेड होता है और हारना शुरू करता है। मतलब अगर आप उसको कुछ भी कहिए तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, इरिटेटेड होगा, बहुत चुप चुप रहेगा, रात में उठेगा, लिखना शुरू करेगा, अकेलापन में रहेगा, रूम बंद कर लेगा, लोगों से शेयर करना बंद कर देगा। अभी जितनी भी सुसाइडल घटनाएं हुई हैं कोटा में भी, जैसे जी एग्जाम्पल दिए, तो जी बच्चा 5 दिन से खा नहीं रहा था तो रूम बंद करके बैठा रहता था, तो फोन नहीं उठा रहा है, चेक नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों में, जैसे यहाँ पे भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि आप उसमें कम से कम 10 मिनट का एक शेयर जरूर करिए, जिसमें एक इस तरह का होना चाहिए कि आप उसकी अप्रिशिएट करिए कि कोई 2 गुण तो उसमें होंगे, आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसके आत्मसम्मान को बढ़ाइए। जी उसको अकेला रहता है तो शाम में, सुबह 10 मिनट के, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 5 मिनट के एक मेडिटेशन, प्रार्थना, कुछ योगा रूम हो, कुछ हो, जी जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिले, डिस्कस करें। वो जो मोमेंट्री डिसीजन होता है ना, कोई बच्चा मरना नहीं चाहता और कोई भी जिंदगी से हारना नहीं चाहता, ना कोई अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचाना चाहता है। लेकिन वो जो मोमेंट में जो क्षणिक डिसीजन होता है, जब जी उसको लगता है कि ना मैं अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूँ, ना मैं किसी काबिल रहा हूँ, वो कमजोरी को अगर हमने उस मोमेंट से पकड़ लिया, उस जी मोमेंट से उनसे डिस्कस कर लिया, तो चीजें बहुत बदलेगी। टीचर्स को एज अ फ्रेंड उनको डिस्कस करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हर शाम में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये जरूर होना चाहिए जी कि बिल्कुल 20 ममता मिनट जी, का तो एक कहीं ना इंटरेक्शन। कहीं ये पहचान करने की ज़रूरत है कि बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, रागिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में बहुत शामिल बहुत होने के लिए। तो लगातार हम जिस मुद्दे पर अभी बात कर रहे थे, बच्चों की, छात्रों की आत्महत्या का, ये पूरा जो है इस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि लगातार घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही है, छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हर 55 मिनट पे एक छात्र अपनी जान दे देता है। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 30,000 से ज़्यादा छात्र अपनी ज़िंदगी खत्म कर चुके हैं। अकेले 2016 में लगभग 9,500 छात्रों ने आत्महत्या की थी। तो अगर स्टेट की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लगातार छात्रों की आत्महत्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।